3. Today we will be covering ordering of words in a sentence. Okay, ordering of the words means sentences are there and you have to order those sentences. Okay, chaliye, let's read. So when you get these types of questions, now you first have a look on the options. Options के ऊपर ध्यान दीजिए कि वो किससे स्टार्ट हो रहा है और किससे एंड हो रहा है. जैसे अगर यहाँ पे आप कुछ ऑप्शंस देखेंगे, जैसे पहला वाला ऑप्शन देखेंगे पी वाला, आप यहाँ पे देख सकते हैं पी जो है वॉज से शुरू है. ये आपको भी पता है कि वॉइस वॉज यानी कि वर्ब से हमारा सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, तो ये आप पहले हटा दीजिए यहाँ से. ठीक है, इसको पहले हटा दीजिए. सेकंड देख सकते हैं आप आर क्यू पी एस. आर से स्टार्ट हो रहा है. आर से देखिए आप वाइल प्लेस. भाई वाइल से भी हमारा जो सेंटेंस है वो स्टार्ट नहीं होता है. ठीक है, वाइल प्लेस विथ माइथोलॉजिकल कॉन्टेंट कंटिन्यूड टू बी इन वोग, तो ये हटा दीजिए अगेन. अब आपके पास बचते हैं दो ऑप्शंस. ठीक है, अब आपको ये दो ऑप्शंस में ही डील करना है. ठीक है, इसमें और इसमें डील करना है. अब पहला है आपका क्यू वाला. वन कुड नॉट ओवरलुक द डिमिनिशिंग रिलीजियसिटी. अब मैं इसका मतलब बता दूँ. ये जो सेंटेंस दिया गया है जिसको रीअरेंज करना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखिए, इवन दो द माइथोलॉजिकल प्लेज रिमेन पॉपुलर. भाई आज भी माइथोलॉजिकल जो प्लेज होते हैं, माइथोलॉजिकल मतलब जो रामायण महाभारत वाले जो माइथोलॉजिकल प्लेस रहते हैं वो काफ़ी पॉपुलर है, आज भी पॉपुलर है. ठीक है, सो सोसाइटी स्टार्टेड लूजिंग रिलीजियस वैल्यूज एंड दिस चेंज वॉज सीन इन प्लेस फ्रॉम द 1930s ऑनवर्ड्स. ठीक है, आज भी देखा जाए या पहले तो भाई बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे. पहले आपने देखा होगा कि भाई जो नवरात्र जब रहते थे या दिवाली जब रहती थी उस टाइम तो प्लेज होते थे. ठीक है, थिएटर प्लेज होते थे. भाई रामलीला होती थी वहाँ पर. क्यों? माइथोलॉजिकल. क्यों भाई? लोगों को जुड़े रहने के लिए, लोगों को पता चले कि क्या है हमारे माइथोलॉजिकल स्टोरीज क्या है. ठीक है, बट अब क्या हो रहा है? अब भाई ड्यू टू द एडवांस टेक्नोलॉजी लोग क्या होते जा रहे हैं ना, कुछ लोग जो है इसे बिल्कुल कटते चले जा रहे हैं. ठीक है, देर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंसेज इन ह्यूमन बिहेवियर एंड माइथोलॉजिकल स्टोरीज, टेक्नोलॉजी एंड माइथोलॉजिकल स्टोरीज. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भाई भले ही माइथोलॉजिकल प्लेस जो था वो पॉपुलर थे. ठीक है, पॉपुलर थे. नाउ व्हाट इज हैपनिंग? सोसाइटी स्टार्टेड लूजिंग रिलीजियस वैल्यू. अब आपको ही पता है कि भाई सोसाइटी जो है, भाई रिलीजियस वैल्यू जो है बिल्कुल छूटती चली जा रही है. अब आपने देखा होगा भाई रिलीजियस नाम की कोई चीज़ तो है ही नहीं अब यहाँ पर. ठीक है, एंड दिस चेंज वॉज सीन. अब ये चेंज कहाँ से दिखाई दिया? दिस चेंज वॉज सीन इन प्लेस फ्रॉम 1930s ऑनवर्ड्स. 1930 से जो प्लेस होना शुरू हुए वहाँ से पता चला कि भाई जो लोग हैं, जो सोसाइटी है, भाई वो कहीं ना कहीं रिलीजियस वैल्यूज जो है वो खोते चले जा रहे हैं. ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं. पहला स्टार्ट होता है क्यू से. क्यू वाला देखते हैं. वन कुड नॉट ओवरलुक द डिमिनिशिंग रिलीजियसिटी which was gradually engulfing the society with its concomitant implications for the stage from the third decade of the 20th century, while plays with mythological content continued to be in vogue. ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं. भाई देखिए, अब जब ये वाले सेंटेंसेस आप पढ़ेंगे तो बहुत डिफिकल्ट होता है. और आपके पास देखिए, अभी मैं भले इसका मतलब समझा दूँ. ठीक है, चलो मैं आपको वन बाय वन जो डिफिकल्ट वर्ड्स है मैं उसका मतलब समझा देती हूँ. अब कॉन्कोमिटेंट इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं? देखिए, जब अगर आपकी तबीयत खराब है, जैसे अगर आपको फीवर है, ठीक है, तो फीवर ऑलरेडी आपके साथ चल रहा है, फीवर ऑलरेडी आपको है, उसके साथ आपको और भी सिम्टम्स जो दिखाई देते हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्कोमिटेंट इम्प्लीकेशंस. जैसे अगर फीवर है तो फीवर के साथ साथ अब आपको कमज़ोरी भी लग रही है, आपको वॉमिट जैसा भी फील हो रहा है. ठीक है, नॉजिया जैसा फील हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं कॉन्कोमिटेंट, मतलब साथ ही साथ चलने वाला जो इम्प्लीकेशन है उसे हम कहते हैं कॉन्कोमिटेंट इम्प्लीकेशन. ठीक है, ये होता है कॉन्कोमिटेंट इम्प्लीकेशन. और वोग का मतलब क्या होता है? एक टाइप का फैशन. ठीक है, क्या होता है? एक टाइप का फैशन होता है या एक टाइप का स्टाइल होता है. ठीक है, तो आपका जो सही ऑप्शन, अब हम सेकेंड ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन भी पढ़ते हैं. हम क्यू से स्टार्ट करते हैं. वन कुड नॉट ओवरलुक द डिमिनिशिंग रिलीजियसिटी विच वाइल. अब यहाँ पे देखिए विच वाइल साथ में लिखा गया, विच वाइल. तो भाई ये जो सेंटेंस है वो इनकरेक्ट सेंटेंस है. तो आपका जो ऑप्शन है वो है QPSR. क्या है आपका? QPSR. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट.
अब मुझे क्या बोलना है आपका कि भाई जिस ये ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस जो रहते हैं भाई, इसमें जो मीनिंग इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं भाई, वहाँ पर समझना बहुत डिफ़िकल्ट हो, जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उस टाइम पे समझना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज भाई पहले से ही आपको रीअरेंज करना है, उसमें आपको मीनिंग भी समझना है तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आपको बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, आपको बस कनेक्शन जोड़ने कि हाँ भाई ये सब्जेक्ट के साथ वर्ब मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, सेंटेंस किससे एंड हो रहा है, तो पहले ये ऑप्शंस में देख लीजिए। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा तो भाई 2 ऑप्शंस हमने यहाँ से निकाल दिए, ठीक है। जैसे कौन बनेगा करोड़पति में आपने देखा होगा ना 50-50 वाला जो ऑप्शन रहता है, तो भाई 50-50 वाला ऑप्शन मैंने चूज़ किया। क्या बोलते हैं, हेल्पलाइन क्या बोलते हैं, हेल्पिंग आई थिंक सो, मुझे क्लिक नहीं हो रहा वो वर्ड, ठीक है। तो उसमें से मैंने क्या किया भाई 50-50 वाला जो ऑप्शन था मैंने चूज़ किया, उसमें से 2 निकाल दिए, अब 2 बचे हुए हैं, तो 2 में से मुझे आंसर मिल गया। तो इसे हम कहते हैं कि भाई लॉजिक लगाना, मीनिंग समझने जाएंगे तो भाई बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट वाला। पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए, ठीक है। पहले आप ऑप्शन, पहला है पी वाला देखो, डिफेंस प्राइवेट प्रॉपर्टी एम्फसाइजेज द वर्च्यूज ऑफ कॉम्पिटिशंस, ठीक है। डिफेंस, ठीक है, वो रहने दीजिए। देन आता है आपका एस से, एस किससे स्टार्ट हो रहा है, कैपिटलिज्म फॉर इंस्टेंस इज समथिंग, कैपिटलिज्म इज, ठीक है, वो भी रहने दीजिए। लास्ट का ऑप्शन देखिए क्यू वाला, देखिए किससे स्टार्ट हो रहा है, बट से, तो उसको हटा दीजिए। अब उसको हटा दीजिए। अब आपको 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में से हमें देखना है। अब यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा गया है मैं इसका मीनिंग बता दूँ। इसका मीनिंग है कि भाई कैपिटलिज्म इज नॉट जस्ट एन इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। क्या बोला गया यहाँ पर, जो कैपिटलिज्म होता है, जो कैपिटल होता है, वह इज नॉट अ इकोनॉमिक सिस्टम, ओके। इट इज ऑल्सो एन आइडियोलॉजी दैट सपोर्ट्स प्राइवेट प्रॉपर्टी। क्या है वो, एक आइडियोलॉजी है जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है, ठीक है, कंपटीशन देता है एंड पर्सनल इंटरेस्ट फॉर ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। तो कैपिटलाइजेशन एक इकोनॉमिक सिस्टम ही नहीं माना जाता है भाई, एक आइडियोलॉजी है जो कि सपोर्ट करता है प्राइवेट प्रॉपर्टी को, कंपटीशन को और पर्सनल इंटरेस्ट को फॉर ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। चलिए पहला पढ़ते हैं PQRS, defends private property, emphasizes the virtues of competition, but also as an ideology in its own right, especially one that and, अब यहाँ पे देखिए that के बाद and का इस्तेमाल किया गया जो कि बिल्कुल भी लॉजिकली और ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं लग रहा है, तो इसको हटा दीजिए। अब आते हैं हम S से, capitalism for instance is sometimes treated not merely as an economic system and suggests that general prosperity will result from the pursuit of self-interest, but also as an ideological in its own right, especially one that defends private property, emphasizes the virtues of competition, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, capitalism for instance is sometimes treated not merely as an economic system but also as an ideological in its own right, especially one that defends private property, emphasizes the virtues of competitions and suggests that general prosperity will result from the pursuit of self interest। तो आपका जो सही आंसर है वो है ये वाला, ठीक है। बिकॉज अगर आप इसको पढ़ेंगे, कनेक्ट करेंगे सेंटेंसेस को, भाई सब कुछ ग्रामेटिकली और लॉजिकली जो है सीक्वेंस में बिल्कुल वो जा रहा है, बिल्कुल ऑर्डर वहाँ पे बन रहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट है आपका द इक्वालिटी प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशंस नॉर आर दे confined to individuals as barriers, as bearers of rights, are not merely anti-discriminatory based on the assumptions of न्यूट्रलिटी ऑफ द स्टेट टूवर्ड्स ऑल सिटीजन्स। चलिए हम ऑप्शंस को दें, अब मैं इसका मीनिंग बता दूँ आपको, ठीक है। ये सेंटेंस का जो है मीनिंग आपको बता दो। अब इसमें क्या बोला है कि भाई जो इक्वालिटी लॉज है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, द इक्वालिटी लॉज इन द कॉन्स्टिट्यूशंस आर नॉट ओनली अबाउट ट्रीटिंग एवरीवन द सेम, ठीक है। भाई इक्वालिटी लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया है उसका मतलब ये नहीं होता कि भाई सबको इक्वली ट्रीट करना है, बल्कि क्या है वो, बट ऑल्सो अबाउट एंश्योरिंग द गवर्नमेंट एक्ट्स फेयरली टूवर्ड्स ऑल सिटीजन्स। भाई जो इक्वालिटी लॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया है उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ ट्रीटमेंट इक्वल देना है। इनफैक्ट जो एक्ट्स है
जो पॉलिसीज़ है भाई वो भी फेयरली होना चाहिए हर एक सिटीजन्स के लिए, ठीक है। सिर्फ इक्वल ट्रीट करने से नहीं होता है भाई, उस ट्रीटमेंट के साथ साथ भाई जो पॉलिसीज रूल्स रेगुलेशंस है, जो एक्ट्स है, वो भी सेम, वो फेयरली होना चाहिए ऑल सिटीजन्स के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। चलिए अब हम आते हैं ऑप्शंस पे। पहला आता है पी। पी से देखिए, पी से कहाँ स्टार्ट हो रहा है, द इक्वालिटी, ठीक है, द से स्टार्ट होता है हमारा सेंटेंस, तो एंड किससे हो रहा है, ठीक है, राइट से हो रहा है। देन एस वाला देखिए, एस वाला देखिए, ऑफ द स्टेट टूवर्ड्स ऑल सिटीजन्स, ये हटा दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए वहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट आता है अगेन पी से स्टार्ट हो रहा है, आर से देखिए कौन सा स्टार्ट हो रहा है, आर नॉट, अगेन हटा दीजिए, बिकॉज इन सब से हमारा सेंटेंस स्टार्ट है। अब हमारे पास है भाई टू ऑप्शंस, अब इन टू ऑप्शंस में हमें डील करना है। चलिए हम पी से पढ़ते हैं। द इक्वालिटी प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, द इक्वालिटी प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट merely anti-discriminatory based on the assumptions of neutrality of the state towards all citizens, nor are they confined to individuals as barriers of rights, ठीक है, इसको अभी रखते हैं हम, नेक्स्ट पढ़ते हैं। The equality provisions in the constitutions are not merely anti-discriminatory based on the assumptions of neutrality, nor are they confined to individuals as bearers of rights of the state towards all citizens, ठीक है। तो भाई यहाँ पे सही ऑप्शन जो है, सही ऑप्शन है आपका PRQS, PRQS, क्योंकि आप खुद पढ़ के देखिए यहाँ पर P है, द इक्वालिटी प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है भाई, इक्वालिटी प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन में है आर नॉट मियरली एंटी डिस्क्रिमिनेटरी, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है वहां पर, बेस्ड ऑन द अजम्पशंस ऑफ न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी मतलब न्यूट्रल, कोई चेंजेस नहीं है, बेस्ड ऑन द अजम्पशंस ऑफ न्यूट्रलिटी आर नॉर आर दे, ओके नहीं, ठीक है, इट्स माय बैड। तो आपको जो सही ऑप्शन है वो है ये वाला, ठीक है, बिकॉज देखिए यहाँ पर क्या है, बेस्ड ऑन द अजम्पशंस ऑफ न्यूट्रलिटी ऑफ द स्टेट टुवर्ड्स ऑल सिटीजन्स, ठीक है, न्यूट्रलिटी किसकी, स्टेट की, स्टेट में कौन है, सिटीजन्स, तो इसलिए न्यूट्रलिटी ऑफ द स्टेट टुवर्ड्स ऑल सिटीजन्स, नॉर आर दे कन्फाइंड टू इंडिविजुअल्स एज बेयरर्स ऑफ राइट्स, ठीक है। तो आपको जो सही है ये है PRSQ, ठीक है। चलिए देखिए कभी कभी क्या होता है ना भाई, वो इतने कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस होते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो कभी इसमें या इसमें थोड़ा अंडरस्टैंड करने में टाइम लग जाता है, ठीक है। तो चलिए गलती सबसे होती है भाई, आपसे भी होती है, मेरे से भी होती है, हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हो, ठीक है, सही कहा ना मैंने, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हो, गलती हो जाती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। Learning teaching process continued seamlessly, but it took it in its stride, pulling through enough innovations to ensure that the pandemic year was a challenge for the university, ठीक है। चलिए अब हम इसके ऑप्शंस देखते हैं, पहले आपका उसका मीनिंग बता दूं, अब मैं बता दूँ। इवन दो द पेंडेमिक वॉज टफ, भाई आपको भी पता है कि जो पेंडेमिक पीरियड जो था, कोविड पीरियड जो था, वो बहुत ही ज़्यादा टफ था, ठीक है। द यूनिवर्सिटी मैनेज टू हैंडल इट, ठीक है, भले ही पेंडेमिक पीरियड जो था वो टफ था भाई, लेकिन जो यूनिवर्सिटी थी, जितनी भी यूनिवर्सिटी भाई, उन्होंने मैनेज किया, हैंडल किया उसको, मैनेज टू हैंडल, ठीक है, एंड कंटिन्यू टीचिंग स्मूथली यूजिंग न्यू मेथड्स, ठीक है। भले ही पेंडेमिक पीरियड चल रहा था, लेकिन भाई जो यूनिवर्सिटीज़ थी उन्होंने ये पूरा मेक श्योर किया कि भाई जो एजुकेशन है, जो उस टाइम पेंडेमिक पीरियड में जो एजुकेशन चलना चाहिए वो बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने कंट्रोल किया, मैनेज किया, हैंडल किया, और एजुकेशन जो है, जो टीचिंग प्रोसेस है उसको कंटिन्यू रखा, ठीक है। तो आपने भी, आपको भी पता है कि कैसे कंटिन्यू रखा है, ठीक है, वो मतलब ऑनलाइन अवेलेबल करवाया, पूरी एजुकेशन सिस्टम को ऑनलाइन अवेलेबल करवाया, ठीक है। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल जस्ट पढ़ाने के लिए पढ़ाया गया था, नो, पूरे न्यू मेथड्स, पूरे हर एक प्रोसेस के साथ जो है था पढ़ाया गया था, ठीक है। चलिए पहले हम देखते हैं पी से देखिए लर्निंग टीचिंग प्रोसेस, ठीक है। क्यू से देखिए, हटा दीजिए, क्यू देखो स्टार्ट किससे हो रहा है, बट से स्टार्ट हो रहा है, भाई बट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए एस, द पेंडेमिक, ठीक है, अब एक ऑप्शन हट चुका है, अब हम इसको वन बाय वन देखते हैं।
पहले आते हैं पी, लर्निंग टीचिंग प्रोसेस कंटिन्यूड सीमलेसली बट इट टुक इट इन इट्स स्ट्राइड पुलिंग थ्रू इनफ, हटा दीजिए बिकॉज देखिए कोई मैच नहीं हो रहा है, कोई सेंटेंस वहाँ पे बन नहीं रहा है, बस ज़बरदस्ती का बन रहा है वहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं एस, अब ऐसे दो ऑप्शन है, अब भाई उनमें से कोई एक होगा। द पेंडेमिक ईयर वॉज अ चैलेंज फॉर द यूनिवर्सिटी, ठीक है, द पेंडेमिक ईयर वॉज अ चैलेंज फॉर द यूनिवर्सिटी बट इट टुक इट इन इट्स स्ट्राइड, ठीक है, अपने कंट्रोल में लिया, पुलिंग थ्रू इनफ innovations to ensure that the learning teaching process continued seamlessly। वेरी गुड आंसर, बिल्कुल परफेक्टली आंसर वहाँ बैठ रहा है, तो इसलिए आपका SQRP जो है आंसर बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट वाला ऑप्शन भी देख लीजिए, SPQR, आप लास्ट का देखिए R, और यहाँ पर R देखिए वो एंड किससे हो रहा है, द से, तो भाई द से हमारा सेंटेंस एंड नहीं होता, तो वो भी वहाँ पे हट जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, prescribed at the slightest hint of any seditious intent, the dramatic performance act effectively marked the end of direct political activisms. What little had been demonstrated in the Bengali public theatre, although some plays continued to be, ठीक है। चलिए अब हम इसका मीनिंग समझते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है, देखिए, दो अ फ्यू पॉलिटिकल प्लेस कंटिन्यूड, पॉलिटिकल प्लेस जो रहते हैं ना, थिएटर प्लेस, भाई वो कंटिन्यू रहे, ठीक है। मोस्ट वर बैन क्विकली, कुछ बैन होते गए, एंड द ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेज एक्ट एंडेड पॉलिटिकल एक्टिविटी इन बंगाली थिएटर, ठीक है भाई। कुछ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस जो एक्ट थे ना, उसने क्या किया, पॉलिटिकल एक्टिविटी जो थी ना वो बंगाली थिएटर में जो एंड कर दिया गया, ठीक है भाई। पॉलिटिकल प्लेस तो वो कंटिन्यू चल रहे थे, भले ही पॉलिटिकल प्लेस जो थे वो कंटिन्यू थे, ठीक है, उसमें से बहुत सारे बैन भी हो गए, ठीक है। एंड ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेज एक्ट, कुछ ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेज एक्ट जो थे भाई, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटी जो थी वो वहाँ पे एंड कर दिया। किस में एंड कर दिया, बंगाली थिएटर में। एक एक्ट था, वो एक्ट कौन सा था, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट, ठीक है। और वो जब ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस जो एक्ट जो था भाई, उसने पॉलिटिकल एक्टिविटी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया बंगाली थिएटर से, ठीक है। चलिए अब हम इसके ऑप्शंस देखते हैं। पहला आपका स्टार्ट हो रहा है एस से। एस से देखिए, इन द बंगाली पब्लिक थिएटर ऑल्दो सम प्लेस कंटिन्यूड टू बी प्रोस्क्राइब्ड एट द स्लाइटेस्ट हिंट ऑफ एनी seditious इंटेंट, तो यहाँ से बिल्कुल हटा दीजिए बिकॉज ये बिल्कुल भी सेंटेंस जो है यहाँ पर बन नहीं रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट, इन द बंगाली पब्लिक थिएटर ऑल्दो सम प्लेस कंटिन्यूड टू बी पॉलिटिकल एक्टिविज्म्स, व्हाट लिटिल हैड बीन डेमोन्स्ट्रेटेड, ठीक है। अब इसको रखते हैं हम बिकॉज ये भी बिल्कुल सेंटेंस बन नहीं रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्यू से। क्यू से देखिए क्या हो रहा है, द ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेज एक्ट इफेक्टिवली मार्क द एंड ऑफ डायरेक्ट इन द पब्लिक, नो, ये इसको भी हटा दीजिए, ये वाला हटा दीजिए, ठीक है, ये वाला हटा दीजिए बिकॉज यहाँ पे सेंटेंस नहीं बन रहा है। नेक्स्ट आता है क्यू से। क्यू है द ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेज एक्ट इफेक्टिवली मार्क्ड द एंड ऑफ डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्टिविज्म्स, व्हाट लिटिल हैड बीन डेमोन्स्ट्रेटेड, ठीक है, what little had been demonstrated in the Bengali public theatre, although some plays continued to be proscribed at the slightest hint of any seditious intent। क्या है, seditious intent। तो आपका जो आंसर बनता है वो है ये वाला, क्या है आपका ऑप्शन जो है वो है लास्ट का QRSP, ठीक है, QRSP, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे प्रोस्क्राइब का मतलब क्या होता है, प्रोस्क्राइब का मतलब होता है कि भाई फॉरबिड कर दिया गया है, ठीक है। फॉरबिड मतलब उधर बैन कर दिया गया है स्पेशली बाय लॉ। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। ओके, नेक्स्ट है आपका मॉडरेशन एंड कॉम्प्रोमाइज में मीन द मल्टी पार्टी। अ फाइनल प्रॉब्लम इज दैट द टेंडेंसी टूवर्ड्स A final problem is that the tendency towards are unable to offer clear ideology alternatives. Systems are so dominated by the political center that they, ठीक है, that they। अब यहाँ पर हम इसका मीनिंग समझते हैं। इसका मीनिंग क्या है, a problem with many party systems,
भाई जितने भी पार्टीज है भाई जिसके उनके जो प्रॉब्लम्स हैं इज दैट दे फोकस सो मच ऑन बीइंग मॉडरेट दैट दे डोंट शो डिफरेंट क्लियर आइडियाज़। भाई पार्टीज़ की जो प्रॉब्लम है भाई वो ऐसी प्रॉब्लम है कि भाई वो एक बिल्कुल वो जो डिफरेंट जो क्लियर आइडियाज़ है वो दिखा नहीं पाते हैं। ठीक है, तो क्या बोला गया है यहाँ पर, अ प्रॉब्लम विथ मेनी पार्टी सिस्टम्स इज दैट दे फोकस सो मच ऑन बीइंग मॉडरेट। ठीक है, सो मच बीइंग मॉडरेट। ठीक है, मॉडरेट का मतलब क्या होता है, एवरेज। ठीक है, सो दैट दे डोंट शो डिफरेंट क्लियर आइडियाज़। भाई वो क्लियर आइडियाज़ नहीं दिखा सकते, भाई उनके इतने प्रॉब्लम्स रहते हैं, उनके अंदर के अपने एक दूसरे के साथ कंपटीशन चलती है, तो भाई एक सिटीजनशिप जो है, पब्लिक को एक क्लियर आइडिया जो है वो नहीं दे पाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए, एक ओवरलुक ले लीजिए कि भाई ऑप्शंस कौन कौन से हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हैं क्यू से कुछ एंड हो रहा है क्या, आर से, ठीक है, एस से देखिए एंड हो रहा है। सिस्टम्स आर सो डोमिनेटेड बाय द पॉलिटिकल सेंटर, दे हटा दीजिए इसको। ठीक है, बिकॉज दे से ख़त्म नहीं होता है। चलिए आप स्टार्ट करते हैं क्यू से। अ फाइनल प्रॉब्लम इज दैट द टेंडेंसी टूवर्ड्स, अ फाइनल प्रॉब्लम इज दैट अ टेंडेंसी towards moderation and compromise may mean that multi-party are unable to offer clear ideological alternative systems. Clear ideological alternatives system are so dominated by the political center that they, तो वो तो हटा दिया हमने। ये वाला देखते हैं, क्यू वाला। A final problem is that the tendency towards then P, towards moderation and compromise may mean that the multi-party systems are so dominated by the political center that they are unable to offer clear ideological alternatives। ठीक है, ये ऑप्शन जो है वो बन रहा है, इसको हम मार्क करते हैं। नेक्स्ट आते हैं एस से। systems are so dominated by the political center that they moderation, हटा दीजिए बिकॉज दे मॉडरेशन बिल्कुल भी लॉजिकल सेंटेंस नहीं बन रहा है। फिर अगेन आते हैं एस से। सिस्टम्स आर सो डोमिनेटेड बाय द पॉलिटिकल सेंटर दैट दे हटा दीजिए। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है QPSR। क्या है आपका, QPSR। चलिए हटा दीजिए। नेक्स्ट आते हैं हम। Even after an offense has been committed, provisions for women still is dependent on the observations of the rules of procedures and evidence by the implementing agencies, the criminal justice administrations with all its favorable। चलिए अब इसका मतलब क्या होता है कि भाई even after a crime, women's safety depends on whether the police and courts follow proper rules। ठीक है भाई, women's के ऊपर crimes तो होते हैं, भाई crime हो जाता है, उसके बाद भी विमेन की जो सेफ्टी आती है भाई वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि पुलिस और जो कोर्ट कौन से रूल्स, कौन से पॉलिसीज जो है वो फॉलो कर रहा है। ठीक है, तब तक जो वुमेन की जो सेफ्टी है वो भाई बिल्कुल डामाडोल रहती है। ठीक है भाई, ट्रस्ट वर्दी नहीं रहती है। क्राइम तो हो जाता है, क्राइम होने के बाद भाई वुमेन के ऊपर कितनी सेफ्टी है वो पुलिस और कोर्ट के ऊपर, पुलिस कितना एक्शन ले रही है, कोर्ट कितना एक्शन ले रही है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अब इसका ऑप्शंस देखते हैं। PSQR, पी से स्टार्ट करते हैं। इवन आफ्टर एन ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड, इवन आफ्टर एन ऑफेंस हैज़ बीन committed, the criminal justice administrations with all its favorable provisions for women still is dependent on the observations of the rules of procedures and evidence by the implementing agencies। ठीक है, इसको हम यहाँ पे रखते हैं, बाजू में रखते हैं। वापस स्टार्ट करते हैं। Even after an offense has been committed, provisions for women still is dependent on the observations द क्रिमिनल, ये हटा दीजिए। ऑब्जर्वेशंस द क्रिमिनल्स आप देख सकते हैं, वहाँ पे बिल्कुल मिसमैच सेंटेंस बन रहा है। अगेन पी से स्टार्ट करते हैं। इवन आफ्टर एन ऑफेंसेस हैज़ बीन कमिटेड ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स, हटा दीजिए। कमिटेड के बाद ऑफ द रूल्स नहीं आना चाहिए। कमिटेड के बाद या तो कुछ क्राइम या तो कुछ रूल्स ऐसे आने चाहिए, कुछ प्रोविजंस आने चाहिए, रूल्स नहीं आने चाहिए। ठीक है, नाउ एस, द क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशंस विथ ऑल इट्स फेवरेबल प्रोविजंस फॉर विमेन स्टिल इज डिपेंडेंट ऑन द ऑब्जर्वेशंस of the rules of the provisions and evidence by the implementation agencies even after an offense has been
कमिटेड इवन आफ्टर ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड। देखिए अब मुझे यहाँ पर दो ऑप्शंस लग रहे हैं, एक ये वाला भी सही लग रहा है और एक ये वाला भी सही लग रहा है। वापस हम पढ़ते हैं, लास्ट वाला पढ़ते हैं हम। द क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन विथ ऑल इट्स फेवरेबल, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या बात किया गया, क्रिमिनल जस्टिस के बारे में बात किया। तो क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन विथ ऑल इट्स फेवरेबल प्रोविजंस फॉर women still is dependent on the observations of the rules of procedures and evidence by the implementing agencies even after an offense has been committed, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे दो ऑप्शंस लग रहे हैं, अब आप मुझे बताइए कि इसमें से कौन सा राइट है, ठीक है। मुझे दो, और सबसे अप्रोप्रिएट आंसर तो मुझे ये वाला लग रहा है, मेरा आंसर मुझे ए वाला लग रहा है। आप बताइए कि ए है कि डी है, ठीक है। चलिए मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, बिकॉज दोनों ही सही लग रहे हैं, तो दोनों में से सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा है वो बताइए। Similar contents to earn more revenues, the theatre management appreciated the popularity of such themes and emphasized staging plays with। चलिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखिए क्या है, थिएटर ओनर्स लाइक पॉपुलर प्लेस थीम। भाई थिएटर ओनर्स अभी आजकल का क्या हो रहा है, भाई थिएटर जो ओनर्स होते हैं भाई अब उनको पॉपुलर प्ले चाहिए अपने स्टेज पे प्ले करने के लिए, एंड रिपीटेड सिमिलर वंस टू मेक मोर मनी, और उनको ही रिपीट करना है ताकि वो जो मनी जो है वो और अर्न कर सके यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए देखते, अभी जैसे आपने देखा था कि भाई जो DDLJ दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, भाई उसको वापस से री रिलीज़ किया गया था कुछ 15 साल 20 साल के बाद, उसको वापस से री रिलीज़ किया गया था। भाई अभी तो बहुत पुरानी मूवी हो गई है, लेकिन जब उसको भाई वापस से रिलीज़ किया होगा, अब सोच सकते हैं कि वापस से कितना पैसा कमाया होगा, ठीक है। भाई उस टाइम जब रिलीज़ की थी, जब बनी थी मूवी, तब तो कमाया, लेकिन अभी वापस जब उसको रिलीज़ किया था तब आप सोचिए उसमें भी कितना पैसा कमाया होगा भाई, क्योंकि क्रेज़ है, ठीक है। अब लोगों को क्या है ना कि अब लोगों को पुरानी जो मूवीज़ है उसको वापस से प्ले करने में, वापस से उसको देखने में बड़ा मज़ा आता है ना। और लोग भाई शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी पे तो क्रेज़ी थे, ठीक है। तो जब उसको उस मूवी को री रिलीज़ किया गया तो भाई पसंद आई। जैसे अभी आपने देखा था सनम तेरी कसम, आई थिंक सो, ठीक है। भाई उसका सेकेंड पार्ट रिलीज़ करने से पहले उसका फर्स्ट पार्ट, अभी सेकेंड पार्ट की रिलीज़ आई थिंक सो नहीं हुई है, फर्स्ट पार्ट उसकी रिलीज़ की गई है। जब पहले वो बनी थी तो भाई उस मूवी को लोगों ने फ्लॉप बताया था कि मूवी फ्लॉप है, लेकिन अब जब दूसरी बार उसको रिलीज़ किया गया है, अब लोगों ने उसको देखा और लोगों को बड़ा पसंद आया, ठीक है। भाई वही पुरानी मूवी एग्जैक्ट बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके उसको सेम मूवी को ही वापस से उन लोगों ने री रिलीज़ किया है वहाँ पर, ठीक है। और लोगों ने देखा, लोगों को पसंद आया, भाई ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी मूवी है, ये तो लोग तो फ़ैन हो गए उसकी मूवी के, देन उसकी इंस्टाग्राम रील्स बनने लग गए, ठीक है। तो ये फ़र्क पड़ता है। तो उस टाइम पे जो पैसे कमाए वो कमाए, अब सेकेंड टाइम पे भी भाई उसने अच्छा खासा पैसा जो है कमा लिया। तो यहाँ पे ये होता है कि भाई लोगों को जो है आज भी जो पुराने जो मूवीज़ है, प्लेज है, वो आज भी पसंद आते हैं, ठीक है। ऑल्दो जो माइथोलॉजिकल जो प्लेज होते हैं जैसे रामलीला, वो पुराना हो गया, वो 90s 80s 70s के टाइम वाला था, लेकिन आज भी जैसे आपने कोविड पीरियड में देखा था, कोविड पीरियड में क्या होता था, कोविड पीरियड में भाई कोई शूटिंग नहीं हो रही थी और उस टाइम पे भाई फैमिली एक साथ थी, तो फैमिली में गुड वैल्यूज़ डालने के लिए क्या हो गया था, वापस से रामायण को जो था, जो फर्स्ट रामायण जो आई थी, ठीक है, जो फर्स्ट रामायण जो आई थी भाई उसको वापस से टीवी पर प्ले किया गया था। अब उससे क्या हुआ भाई, लोग वापस से जुड़े, और लोग 90s के जो लोग थे वो भाई उन्होंने तो देखा था, उन्होंने किस कंडीशन, आपको भी पता है, आप 90s के अगर बच्चे होंगे तो आपको तो पता होगा, आपके पेरेंट्स को पता कि भाई किस कंडीशन में उस टाइम पे वो रामायण जो है देखा जाता था। भाई टीवी होते नहीं थे घर में, हम पड़ोस के घर में जाते थे, संडे टू संडे आता था, है ना। तो भाई लोग तो पागल हो जाते देखने के लिए। तो जब उसको वापस से टीवी पे लेके आया गया तो भाई लोगों ने देखा, ऑल्दो वहाँ पे ओल्ड टेक्नोलॉजी वहाँ पे यूज़ की गई थी, ठीक है, बट लोगों ने उसको देखा, एंजॉय किया। अब जो न्यू जनरेशन उनके घर में थी, वो न्यू जनरेशन को बताया कि हमारे जनरेशन का ये रामायण है, हमने इसको बहुत एंजॉय किया है। उसकी स्टोरीज़ बताई होगी कि भाई ये स्टोरीज़ हमने किस तरीके से इसको देखा है। हमारे घर में टीवी नहीं हुआ करते थे, हम हमारे फ्रेंड्स के घर पे जाते थे, हम नेबर के घर पे जाते थे, और सिर्फ ये संडे टू संडे आता था, ठीक है।
तो इस तरीके से होता है कि भाई लोग आज भी जो है वो प्ले एंजॉय करते हैं, और जो उसको रिलीज़ करता है भाई वो पैसे उस कमाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो कोविड में रामायण जो वापस प्ले किया गया तो उससे पैसे नहीं कमाए गए थे? बहुत ज़्यादा पैसे कमाए गए थे, बिकॉज लोगों ने बहुत ज़्यादा कोविड पीरियड में रामायण को जो था वो बहुत ज़्यादा ही देखा था। ठीक है, बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट रोज़ ही देख रहे थे, इवन वो रिपीट टेलीकास्ट भी उसके देख रहे थे, बिकॉज कुछ देखने को था नहीं। ठीक है, और वो बहुत ही अच्छा था। उससे क्या होता है, मॉरल वैल्यूज़ आ रहे थे, बच्चे सीख रहे थे उससे। बच्चों को रामायण के बारे में नहीं पता था, राम कौन है, सीता कौन है, राम के कितने भाई थे, सीता की कितनी बहनें थी, न्यू जनरेशन को नहीं पता था, उससे उनको पता चलने लग गया। पेरेंट्स ने और एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये है यहाँ पर इसका मीनिंग। चलिए अब हम यहाँ पे आते हैं QRSP। क्यू से देखिए क्या हो रहा है, द थिएटर मैनेजमेंट एप्रिशिएटेड द पॉपुलैरिटी ऑफ सच थीम्स, द थिएटर मैनेजमेंट एप्रिशिएटेड द पॉपुलैरिटी ऑफ सच थीम्स एंड एम्फसाइज्ड स्टेजिंग प्लेस विथ सिमिलर कॉन्टेंट्स टू अर्न मोर रेवेन्यूज। ठीक है, तो भाई ये ऑप्शन बन रहा है, इस ऑप्शन को हम यहाँ पे साइड में रखते हैं। नेक्स्ट आते हैं, द थिएटर मैनेजमेंट एप्रिशिएटेड the popularity of such themes similar contents to earn, ये हटा दीजिए, बिल्कुल यहाँ पे लॉजिकल सेंटेंस बिल्कुल यहाँ पे बन नहीं रहा है। नेक्स्ट आते हैं पी से देखिए क्या हो रहा है, सिमिलर कॉन्टेंट्स टू अर्न मोर रेवेन्यूज, ये दोनों हटा दीजिए, बिकॉज सिमिलर कॉन्टेंट्स जो है देखिए आप देख सकते हैं वो बिल्कुल ही ग्रामेटिकल सेंटेंस नहीं बन रहा है। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है ए वाला। ठीक है, ए वाला। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स मैजेस्टी Article 21, which deals with the right to life and magnanimity, has expounded profoundly the semantic sweep of। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि द सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन डीप एंड मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन टू आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। ठीक है, आर्टिकल 21 क्या बोलता है, आर्टिकल 21 जो बात करता है वो है राइट टू लाइफ। लाइफ को लेके भाई आपके क्या राइट्स है, और वो कौन देता है, सुप्रीम कोर्ट, जो बिल्कुल डिटेल मीनिंग जो है इंटरप्रेट करता है आर्टिकल 21 के बारे में। चलिए ऑप्शंस देखते हैं, PSRQ, पहले है PSRQ। चलिए P, the Supreme Court in its majesty profoundly the semantic sweep of एंड हटा दीजिए, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेपोजिशन कंजंक्शन दोनों साथ में आ रहे हैं, तो भाई ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होता है, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम एस किससे शुरू है, हाँ, प्रोफाउंडली द सिमेटिक स्वीपिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स मैजेस्टी, द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स मैजेस्टी। भाई यहाँ पर भी जो लॉजिकल सेंटेंस नहीं बन रहा है इसको हटा दीजिए। भाई अगर जब आप पढ़ते पढ़ते आपका जो फ्लो नहीं बनता है ना सेंटेंस में, तो समझिए भाई वहाँ पे है ही नहीं, फ्लो ही नहीं है, मतलब वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस है। बिकॉज पढ़ने में क्या है ना, जब आप पढ़ते हैं सेंटेंस को तभी आपके पढ़ते टाइम पे फ्लो आ जाता है, फ्लो नहीं आ रहा तो समझिए वहाँ पे गलत है। नेक्स्ट पढ़ते एस, प्रोफाउंडली द सिमेंटिक स्वीप ऑफ, प्रोफाउंडली का मतलब, ठीक है, प्रोफाउंडली का मतलब क्या होता है कि भाई वो दैट इज समथिंग विच इज डीप, समथिंग विच इज इंटेंस एंड समथिंग विच इज डीपली फेल्ट इज नोन एज प्रोफाउंडेड। अब देखिए अभी हमारे भाई बिल्कुल मेरे घर के पास एक रेलवे ट्रैक जाती है, भाई ट्रेन जो है भाई हर 5 मिनट में, हर 2 मिनट में आती जाती रहती है, तो भाई आपको वीडियोस में हॉर्न की भी आवाज़, ट्रेन की भी आवाज़ सब सुनाई देती होगी। ठीक है, तो भाई घर से जब हम वीडियो बनाते हैं, घर से हम जब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो फिर क्या होता है भाई, बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस होते हैं, बहुत सारे अनअवॉइडेबल वॉइसेस होते हैं, भाई हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे ट्रेन की आवाज़ है भाई, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए आई एम सॉरी फॉर दैट, फॉर द डिस्टर्बेंस, बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं पॉज कर दूँ इस टाइम पे। ठीक है, चलिए SQRP, पहले वाला एस देखते हैं हम। प्रोफाउंडली, देखिए मेरे हिसाब से जब भी हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं ना, तो एडवर्ब से सेंटेंस जो स्टार्ट करते हैं ना वो गलत होता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये सेंटेंस हटा दीजिए। ठीक है, ये ऑप्शन हटा दीजिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स मैजेस्टी
the Supreme Court in its majesty and magnanimity has expounded profoundly the semantic sweep of Article 21 which deals with the right to life. ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो सेंटेंस है वो है आपका PRSQ. आप कितने सहमत है आप मुझे प्लीज़ बताइएगा. देखिए ये जो ऑप्शंस हैं ये मैं पढ़ती हूँ और मुझे फ्लो दिखता है तो वो मेरी तरफ से राइट है. ठीक है, आप भी एक बार देखिए आप वीडियो देखते होंगे, आपको भी समझता होगा. तो आप जब रीड करते हैं तो आप कितने मेरे से सहमत हैं. ठीक है, आप भी अपने आंसर्स बताइएगा, वो बहुत अच्छा होगा भाई. मुझे भी पता चलेगा कि गलत है और इससे आपको भी सीखने को मिलेगा. ठीक है, तो आप भी मुझे बताइए. तो अभी वापस पढ़ के देखते हैं. द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स मैजेस्टी एंड मैग्नानिमिटी हैज़ एक्सपाउंडेड. ठीक है, हैज़ एक्सपाउंडेड प्रोफाउंडली. अब देखिए यहाँ पे एक्सपाउंडेड है. एक्सपाउंडेड मतलब ये देखिए ये वर्ब फॉर्म है और वर्ब के बाद देख सकते हैं प्रोफाउंडली यानी कि एडवर्ब फॉर्म यूज़ किया गया है. तो हम एडवर्ब यूज़ किया गया तो हम भाई सही जा रहे हैं. एक्सपाउंडेड प्रोफाउंडली द सिमेटिक स्वीप ऑफ आर्टिकल 21 विच डील्स विद द राइट टू लाइफ. ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये सही है. और जब मैं पढ़ रही हूँ तो भाई बिल्कुल फ्लो में जा रहा है सेंटेंस, तो इसलिए वो सही है. आप भी पढ़िए, फिर आप भी बताइए. अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ बताइए, मैं करेक्ट करूँगी. ठीक है, इसमें कोई डिसरिस्पेक्ट वाली बात नहीं है कि मैंने गलत पढ़ाया है. ठीक है, मुझे फील होता है कि भाई ये सही आंसर है क्योंकि प्रोफाउंडली से सेंटेंस जो है वो स्टार्ट नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि एडवर्ब है, तो एडवर्ब से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है बिकॉज ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम. ऑफ अनपॉपुलर पॉलिसीज और अ डिसक्रेडिटेड लीडर ऑफ गवर्नमेंट. One of these is that in focusing on the legitimacy of a political in which political authority is challenged as a result, regime or system of rule tells us little about the circumstances. ठीक है, चलिए अब मैं इसका मीनिंग बता देती हूँ आपको. ठीक है, इसका मीनिंग क्या है देखिए. when we focus भले वो गवर्नमेंट हो. ठीक है, so when we focus too much on whether a government is legitimate, we miss understanding why people dislike its policies or leaders. ठीक है, लेजिटिमेसी का मतलब क्या होता है. लेजिटिमेट और लेजिटिमेसी का मतलब होता है कि भाई लीगल, गवर्नमेंट कितना लीगल है. तो भाई हम बहुत फोकस करते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो लीगल है. ठीक है, गवर्नमेंट जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बना रहा है, पॉलिसीज बना है, वो लीगल है. ठीक है, लेकिन हम इसमें क्या हो जाता है ना, हम इसमें मिसअंडरस्टैंड करने शुरू कर देते हैं कि भाई पीपल जो है वो क्यों कर रहे हैं डिसलाइक लीडर्स को या पॉलिसीज़ को डिसलाइक क्यों कर रहे हैं यहाँ पर. ठीक है भाई, गवर्नमेंट तो लीगल है, गवर्नमेंट जो एक्शन ले रहा है वो लीगल है, लेकिन भाई लोग जो है वो क्यों डिसलाइक करते हैं. क्या रीज़न है जो पॉलिसीज़ को, गवर्नमेंट के बनाए गए पॉलिसीज़ को और जो लीडर्स रहते हैं उसको डिसलाइक करते हैं. ठीक है भाई, कुछ तो कारण होगा ना, तभी तो गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है भाई लोगों को भाती नहीं है. वो भाई दंगे पे उतर जाते भाई ये पॉलिसी रॉन्ग है, ये पॉलिसी सही नहीं है, ये लीडर सही नहीं है. कुछ तो कारण होगा भाई. लोग हैं, आम लोग हैं भाई, वो वोट देते हैं. ठीक है, अब आने वाले ज़माने में ये होगा कि भाई लोग वोट देना भी छोड़ देंगे. ठीक है, वो इतने फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे भाई. टैक्स कटते हैं तो भी ढंग के रोड नहीं है, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, प्रॉपर वाटर पॉलिसी मतलब वाटर सप्लाई नहीं है. तो भाई आगे के आने वाले समय में क्या हो जाएगा. लोग वैसे भी समझ चुके हैं गवर्नमेंट को, लोग वैसे भी लीडर्स को समझ चुके हैं कि भाई जब उनको काम रहता है तब आप देखेंगे रोड्स का काम करना शुरू हो जाता है, पाइपलाइन बिछाना शुरू हो जाता है ना. भाई जब 5 साल का टेन्योर ख़त्म हो जाएगा या उसी बीच में कैंटोनमेंट या म्यूनसिपैलिटी के जब इलेक्शंस बीच में आ जाते हैं तो आप देखेंगे कि भाई उसके 6 महीने या 4 महीने के पहले ही ना आप देखेंगे भाई पेड़ कटने शुरू हो जाएंगे, पेड़ लगने शुरू हो जाएंगे, है ना. देन उसके बाद रोड बनना शुरू हो जाएंगे, देन पाइपलाइन बिछना शुरू हो जाएंगे. तो इसलिए भाई लोग बेवकूफ़ नहीं है, लोगों को समझ में आ जाता है. ठीक है, लोगों को समझ में आ जाता है कि भाई ये क्यों हो रहा है, इलेक्शंस आने वाले इसलिए हो रहा है. ठीक है, अभी आप देखेंगे भाई बारिश जब मौसम आ चुकी है, अब आप देखेंगे भाई पेड़ कटना शुरू हो चुके हैं. भाई जब तुम्हें पता था कि बारिश के समय में भाई ये पेड़ गिर सकता है तो आप पहले से 3-4 महीने पहले आप स्टेप्स लीजिए. अब भाई बारिश का समय है, आप बारिश के समय में पेड़ काटते हैं और भाई आप 10-10, 12-12 घंटा लाइट काट के रखते हैं.
ठीक है। तो भाई ये सोचने वाली बात है। भाई ये कारण हो सकते हैं कि भाई जो आम लोग हैं, जो कॉमन पीपल है, वो इसलिए डिसलाइक करना शुरू कर देते हैं भाई गवर्नमेंट की बनाई हुई पॉलिसीज़ पे और लीडर्स पे, क्योंकि समझ में आ जाते कितने बेवकूफ़ काम करते हैं वो लोग। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है PQRS। अब मैं देखिए इसमें मैं सिर्फ गवर्नमेंट को ही दोष नहीं दूंगी, गवर्नमेंट भी अपना काम कर रही है और हम जो है हम अपना काम सही से नहीं करते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा कि भाई गवर्नमेंट जो है स्टेप्स उठा रही है साफ़ सफाई करने के लिए, क्लीनिनेस रखने के लिए, बट हम क्या करते हैं भाई हम गार्डन में जाते हैं। भाई गार्डन जो है भाई हमारे लिए बनाया गया है, गवर्नमेंट ने हमारे लिए बनाया है, उस नेचर को हमें मेंटेन रखना चाहिए। बट हम क्या करते हैं, हम जाते हैं, हम टूरिस्ट बन के जाते हैं, हम घूमने जाते हैं, हम वहाँ पे पानी पीते हैं और हम क्या करते हैं, बॉटल वहीं डंप करके आ जाते हैं। हम वेफर्स खाते हैं, हम स्नैक्स खाते हैं, हम रैपर जो है वहीं डंप करके आ जाते हैं। भाई इसमें गवर्नमेंट हर जगह नहीं घूम सकता है। ठीक है भाई, गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, भाई वो झाड़ू लगा, म्यूनसिपैलिटी जो है उन्होंने एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, ठीक है, वो रोज़ सफाई करते हैं भाई, लेकिन वो कितना करेंगे। तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई हम कितना लॉयल है गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, तो अगर हम किसी भी पॉलिसी को डिसलाइक कर रहे हैं, लीडर को डिसलाइक कर रहे हैं, पहले हमें भी देखना चाहिए कि हम कितने लॉयल हैं चीज़ों को समझने के लिए। गवर्नमेंट अगर पॉलिसीज़ कुछ बना रही है तो हम वो पॉलिसी को कितना फॉलो करते हैं। ठीक है, नहीं करते हम। कुछ लोग जो है वो फॉलो करते हैं। डस्टबिन बाजू में साइड में होने के बावजूद भी हम इतना एफर्ट नहीं लेते कि हम उठ के डस्टबिन में चले जाए कचरा फेंकने के लिए। हम क्या करते हैं, हमने जहाँ बैठे हैं हम वहीं खाएंगे और वहीं फेंक देंगे। इवन भाई हम कार में बैठे रहते हैं, ठीक है, हमने कार में कुछ स्नैक खाया, कार में हमने पानी पिया, जूस पिया, हम सीधा विंडो खोलते हैं और हम बाहर फेंक के चले जाते हैं। सो विच इज़ नॉट गुड। सो यहाँ पर भाई हम गवर्नमेंट को दोष नहीं दे सकते हैं, भाई हमें खुद के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ लेनी चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट तो ठीक है भाई, जो है वो है, बट पूरा ब्लेम हम गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते हैं, हमें हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। अब पहले देखिए ऑफ अनपॉपुलर पॉलिसीज़, ये हटा दीजिए बिकॉज प्रपोजिशन से शुरू है, हटा दीजिए, पी वाला हटा दीजिए। नेक्स्ट देखिए आप, एस से स्टार्ट करते हैं। रजीम और सिस्टम ऑफ रूल, रजीम और इसको रिजाइम बोल सकते हो, रजीम बोल सकते हो। रजीम और सिस्टम ऑफ रूल टेल्स अस लिटिल अबाउट द सर्कमस्टेंसेस ऑफ अनपॉपुलर पॉलिसीज और a discredited leader or government. One of these is that in focusing, ये हटा दीजिए बिकॉज बिल्कुल लॉजिकल सेंटेंस नहीं बन रहा और फ्लो में भी नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, दो ऑप्शन बच के क्यू से। One of these is that in focusing on the legitimacy of a political in which political authority, ये भी हटा दीजिए, ये भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए हम। One of these is that in focusing on the legitimacy of a political regime or system of rules tells us little about circumstances in which political authority is challenged as a result of unpopular policies or a discredited leader of government. ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे देखिए, जब आप पढ़ रहे हैं ना तो आप खुद ही फ्लो में आ रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर आपको रुकावट हो जाती है, नहीं यहाँ से जो वर्ड ऐड किया गया है वो गलत लग रहा है, तुरंत वहाँ से ऑप्शन हटा दीजिए। ठीक है, तो आपको एक फ्लो आना चाहिए पढ़ते इस टाइम पे। तो आप देखिए यही लॉजिक लगाइए। और भी देखिए, अब मैं तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रही हूँ, बट आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर से सीमित नहीं है। ठीक है भाई, आप पढ़ रहे हैं तो आपके और भी सोर्सेज होंगे। ठीक है भाई, आपको अपना कैलिबर पता है, आपको अपनी स्किल पता है, एबिलिटी पता है। अगर आपको स्पॉटिंग द एरर्स में डिफ़िकल्टी है तो आपको उसका सोर्स पता है, भाई वहाँ से हज़ारों क्वेश्चंस निकालते होंगे, आप रेगुलर प्रैक्टिस करते होंगे। ठीक है, ये वीडियो जो है ये सिर्फ एक ज़रिया है, ठीक है, ये देखने का कि हाँ भाई किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, थोड़ा लॉजिक लगा के। ठीक है, किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे किसी को प्रॉब्लम होता है कि भाई रीअरेंजिंग द सेंटेंसेस में प्रॉब्लम होता है, तो वो सिर्फ उसी के हज़ारों क्वेश्चंस निकालता है और उसी के बारे में प्रैक्टिस करते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे वो टफ लगता है, बाकी क्वेश्चंस मेरे लिए ईजी है, मैं वो यूँ कर लूँगा। ठीक है, उसके लिए मुझे पढ़ाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, बट मुझे इसके लिए पढ़ाई करने की ज़रूरत है क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो भाई थोड़ा सा आप लॉजिक लगाएंगे
तो आपने भाई क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। जब एक फ्लो आ जाता है पढ़ते टाइम पे, ठीक है, सेंटेंसेज में जब फ्लो आ जाता है तो भाई समझ में आ जाता है, ठीक है, कि हाँ भाई ये सही जा रहा हूँ मैं या गलत जा रहा हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए, अब मैं पढ़ाती हूँ ना तो मुझे बहुत आदत है बात करने के लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ, इसके कारण जो वीडियोस है वो बहुत बड़े हो जाते हैं, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, बट आई एम हेल्पलेस बिकॉज आई लाइक टू गिव ज्ञान, ठीक है, मुझे ज्ञान देना बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, ठीक है। चलिए देखिए, ज्ञान है तो बांटिए, आपके पास भी ज्ञान है आप भी बांटा करिए, ज्ञान रख के कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है, अचार पड़ जाता है फिर ज्ञान का, अचार मत डालिए, बांट दीजिए, ठीक है, इंस्टेंट अचार बनाइए और बांट दीजिए, ठीक है। अभी आजकल इंस्टेंट का ज़माना है, अब हम भाई सालों साल की तैयारी नहीं करते, हम इंस्टेंट बनाते हैं, इंस्टेंट खाते हैं, तो भाई ज्ञान आता है इंस्टेंट, ज्ञान बांट दीजिए इंस्टेंटली, ठीक है, उसको सालों साल आप प्रिजर्व मत करके रखिए। चलिए अब यहाँ पे है ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। चलिए, आई ऑलवेज प्रिफर टू स्टडी फिजिक्स, आई ऑलवेज प्रिफर टू, अब देखिए ये 2 टाइप के जो सेंटेंसेस ऐसे आते हैं, ठीक है, एक तो डायरेक्टली आपको ईडियम फ्रेज आ जाता है, ठीक है, और या तो फिर वो सेंटेंस में आता है, ठीक है, तो 2 तरीके से आता है। अब ये वाला जो है, हमने पहले के जो पेपर्स देखे थे उसमें हमने देखा था सीधा ईडियम फ्रेज दिया गया है क्वेश्चन में, बट यहाँ पे देखिए सेंटेंस में दिया गया है, ठीक है। तो चलिए, आई ऑलवेज प्रिफर टू स्टडी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, नाउ चूजिंग इकोनॉमिक्स एंड लिटरेचर फॉर फर्दर स्टडीज इज अनदर केटल ऑफ फिश। भाई मैंने पहले से ही मैंने हमेशा प्रिफर किया है फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट है, लेकिन अब मैंने चूज़ किया है इकोनॉमिक्स। नाउ चूजिंग, भाई अगर मैं इकोनॉमिक्स और लिटरेचर चूज़ करता हूँ फर्दर स्टडीज़ के लिए, इज़ अनदर केटल ऑफ फिश। अब इज़ अनदर केटल ऑफ फिश, भाई अब यहाँ पे आप थोड़ा लॉजिक लगा के देखिए, ठीक है, मैं पहले से ही भाई मैं प्रिफर कर रहा हूँ फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए, उसके बाद अगर मैं इकोनॉमिक्स और लिटरेचर अगर मैं चूज़ करता हूँ एक अनदर करियर बनाने के लिए, तो भाई ये बच्चों वाली खेल नहीं है, ठीक है। तो कैटल ऑफ फिश मतलब हम एक कनेक्शन लगा सकते हैं कि भाई ये बच्चों का खेल नहीं है, बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, कंप्लीटली डिफरेंट मैटर, कंप्लीटली डिफरेंट, ऑब्वियसली, ठीक है, ये आंसर हो सकता है ना। भाई मैं ऑलरेडी प्रिफर कर रहा हूँ फिजिक्स और मैथ्स पढ़ने के लिए, भाई उसमें से फिर मुझे किसी ने फोर्स किया कि भाई तू इकोनॉमिक्स और लिटरेचर भी ले ले, तो आगे फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो भाई मैं सोचा कि ले लेता हूँ इकोनॉमिक्स और लिटरेचर, तो भाई ये बहुत ही डिफरेंट मैटर हो जाएगा, बिकॉज मुझे इकोनॉमिक्स और लिटरेचर के बारे में कुछ आता ही नहीं है, मुझे कुछ पता ही नहीं है। भाई मेरा प्रेफरेंस फिजिक्स और मैथमेटिक्स है, मुझे उसमें इंटरेस्ट है, तो मैं वो उसमें अपना करियर आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन मैं इकोनॉमिक्स और लिटरेचर मुझे कोई लेने को बोलेगा तो मैं तो भाई ऐसे हो जाऊंगी ना, मुझे आता ही नहीं, मैं पढ़ूंगी क्या, समझूंगी क्या, मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए कंप्लीटली डिफरेंट मैटर यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट आंसर बनता है। तो इट्स नॉट अ केटल ऑफ फिश, ठीक है। स्लाइटली डिफरेंट मैटर, भाई ये स्लाइटली डिफरेंट मैटर नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी स्लाइटली डिफरेंट, बिल्कुल अलग। जो चीज़ आपको, जैसे अगर देखो कुछ बच्चे जो हैं CDS का उनको सी तक नहीं पता है, कुछ बच्चों को CDS का सी तक नहीं पता है, ठीक है, बट वो बच्चों ने लिया है, ठीक है, वो बच्चों ने शुरू किया है, तो उनके लिए भाई ये स्लाइटली डिफरेंट मैटर नहीं है, बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट मैटर है। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे होंगे। जिनको बच्चों के भाई इंग्लिश का ई नहीं आता होगा, वो मराठी मीडियम से पढ़े हैं, कुछ बच्चे मराठी मीडियम से पढ़े, उनको इंग्लिश का ई तक नहीं आता है, बट तो भी भाई वो बच्चे ने डेडिकेशन दिखाया है, कॉन्फिडेंट दिखाया है कि मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, ट्राई करने में क्या जाता है। तो भाई उसके लिए बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट मैटर है मराठी से इंग्लिश में जाना, और एवरीथिंग इज इन इंग्लिश। आपको भी पता है कि भाई CDS UPSC पेपर में मराठी नहीं आता है, ठीक है, मराठी नहीं आता है भाई, पूरा इंग्लिश में रहता है, पूरा इंग्लिश में रहता है। तो भाई ये बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट मैटर हो जाता है, स्लाइटली डिफरेंट नहीं है, कंप्लीटली डिफिकल्ट मैटर भी नहीं है, कंप्लीटली डिफिकल्ट मैटर भी यहाँ पर नहीं है, डिफरेंट मैटर है पूरा। ये हटा दीजिए डूइंग थिंग्स इन अ हरी, नहीं, हरी में कोई काम नहीं करना है, ठीक है भाई। हरी में आप CDS अगर आपने ज्वाइन किया है, आप पढ़ना चाहते हैं, तो भाई ये हरी में कोई डिसीजन नहीं लिया है आपने, कोई ये सोच समझ के लिया है। ही क्रिटिसाइज द पार्टिसिपेंट्स, आपका जो ऑप्शन है वो है ये फर्स्ट वाला। ही क्रिटिसाइज द पार्टिसिपेंट्स फॉर सिटिंग ऑन द फेंस, ही criticized the participants for sitting on the fence and not contributing in finalizing the report, ठीक है भाई। उसने क्रिटिसाइज किया पार्टिसिपेंट्स को, क्यों क्रिटिसाइज किया भाई? सिटिंग ऑन द फेंस। भाई सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब ये नहीं है कि भाई वो फेंस के ऊपर जाके बैठे हुए, इसलिए उसने क्रिटिसाइज किया। इसका मतलब ये है कि भाई वो बेफालतू का बैठे हुए, कुछ काम नहीं है, कुछ धंधा नहीं है उनको, वो वेल्ले बैठे हुए हैं,
ठीक है, क्या बैठे हुए, वेले बैठे हुए वो, ठीक है, उनको कुछ काम नहीं है। तो इसे हम कहते हैं भाई सिटिंग ऑन द फेंस। सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब ये बिल्कुल लिटरल मीनिंग नहीं है कि भाई जाके वो फेंस के ऊपर बैठे हुए हैं और कुछ काम धंधा नहीं कर रहे हैं, वैसा नहीं है। एंड नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग फाइनलाइजिंग द रिपोर्ट, भाई वो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करे, बस जाके बैठे हुए टाइम पास कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, नॉट फॉलोइंग द रूल्स, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे रूल्स का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। टेकिंग साइड्स, कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। नॉट टेकिंग अ डिसीजन, ये सही है। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स है। भाई पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं? पार्टिसिपेंट्स डिसीजन में सपोर्ट करते हैं, डिसीजन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसलिए नॉट टेकिंग डिसीजन जो है प्रॉपर आंसर है यहाँ पर। शोइंग नो रिस्पेक्ट टू द चेयर, तो यहाँ पर क्या हो गया कि भाई उनको चेयर को रिस्पेक्ट नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए वो जाके फेंस पे बैठे। भाई जा, मैं बैठूंगा ही नहीं तेरे पे, मैं जाके उधर बैठूंगा, मैं फेंस पे जाके बैठूंगा, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो नॉट टेकिंग अ डिसीजन, भाई सेंटेंस पढ़ते से देखिए ये बड़ा इजी हो जाता है। सेंटेंस के जब सेंटेंस के साथ जब ईडीएम फ्रेजेस आते हैं ना, ये बड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। सेंटेंस के साथ आता है तो भाई आप कनेक्ट कर पाते हैं सेंटेंस को, तो बहुत इजी हो जाता है आंसर फाइंड करना। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट है ही स्ट्रेन्ड एवरी नर्व टू अंडरस्टैंड टू डिस्क्लोज ऑन फिलॉसफी। ही स्ट्रेन्ड एवरी नर्व टू अंडरस्टैंड, भाई अब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की बात की गई है, ठीक है। जब आपको कुछ काम, जब आपको कुछ चीज़ नहीं आती है, जब आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप क्या करते हैं? आप पूरा खंगाल लेते हैं। खंगाल लेते हैं मतलब पूरा छानबीन कर लेते हैं आप। स्ट्रेन एवरी नर्व, देखा आपने, जब आप चाय छानते हैं, सुबह सुबह जब आप चाय बनाते हैं, ये स्पेशली वी इंडियंस व्हाट वी डू, जब हम चाय छानते हैं, जब हम स्ट्रेन करते हैं, स्ट्रेन करते तो हम क्या करते हैं, जो चाय पत्ती रहती है भाई उसमें से एक एक बूंद चाय की निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं? हम स्पून लेते हैं और उसको प्रेस करते हैं, है ना। चाय पत्ती, भाई मैं तो करती हूँ इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ, उसको हम प्रेस करते हैं, ठीक है। जैसे अगर या फिर चाय कम पड़ गई है, भाई एक जन को परफेक्टली आई, दूसरे जन के लिए कम पड़ गई, तो हम क्या करते हैं? उसको दबा दबा कर पूरा चाय जो है निकाल लेते ताकि एक कप और बन जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं भाई, पूरी बची हुई कसर जो है वो पूरी कर लेते हैं, है ना। उसमें एक एक बूंद बचा हुआ हम पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं स्ट्रेन्ड एवरी नर्व, मतलब पूरी कसर पूरी करना, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं द स्ट्रेन एवरी नर्व। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर ट्राइड हार्ड, बिल्कुल सही ऑप्शन है ट्राइड हार्ड। ही गेव हिज बेस्ट एफर्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है भाई, पूरा एफर्ट दे दिया है अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। क्रिटिसाइज नहीं होगा। ट्राइड हाफ हार्टेडली, देन रेस्ड क्वेश्चंस, नो, ठीक है। स्ट्रेन एवरी नर्व, भाई पूरी कोशिश कर ली उसने एक कप चाय भरने के लिए, उसको दबा कर, तो यहाँ पर वही है भाई, उसने पूरी कोशिश कर ली फिलॉसफी को समझने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हेन इट कम्स टू यूजिंग टेक्नोलॉजी शी इज कंप्लीटली एट सी, ठीक है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन बन सकते हैं। पहला, या तो फिर टेक्नोलॉजी की बात आती है तो भाई वो डर जाती है, उसको समझ में नहीं आता। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी की बात आती है भाई वो बिल्कुल परफेक्ट है उस चीज़ में। तो चलिए हम उसका ऑप्शन देखते हैं। व्हेन इट कम्स टू यूजिंग टेक्नोलॉजी शी इज़ कम्प्लीटली एट सी, ठीक है। चलिए अब आपने देखा होगा सी कैसा होता है? समुद्र आपने देखा होगा भाई कितना कंफ्यूजिंग रहता है, कितना विशाल रहता है, उसका एंड कहाँ पर है आपको पता नहीं चलता है ना भाई। अगर आप एक बार समुद्र में चले गए और बिल्कुल आप बीचों बीच में पहुँच गए, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कहाँ जाऊँ, लेफ़्ट जाऊँ, राइट जाऊँ, नॉर्थ जाऊँ, साउथ जाऊँ, ईस्ट जाऊँ, वेस्ट जाऊँ, कहाँ जाऊँ, क्योंकि वो कंफ्यूज कर, सी बहुत ही बड़ा रहता है, बहुत ही विशाल रहता है, आपको कंफ्यूज कर देता है। तो यहाँ पर भी क्या बोला गया है? व्हेन इट कम्स टू यूजिंग टेक्नोलॉजी, भाई जब उसके पास टेक्नोलॉजी की बात की जाती है, जब उसको बोला जाता है भाई तुम्हें टेक्नोलॉजी यूज़ करना है, तो वो क्या हो जाती है? वो पूरी कंफ्यूज हो जाती है। जैसे कि उसको भाई बीचों बीच कहीं खड़ा कर दिया गया है, ठीक है। अब उसको पता नहीं है जाना कहाँ है, कैसे आना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता उसको, वो ब्लैंक है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि भाई समुद्र आपने देखा है, उसका छोर ही नहीं पता चलता है, छोर मतलब उसका एंड ही पॉइंट नहीं पता चलता है, ठीक है। तो बहुत कंफ्यूज है भाई, उनको ही पता चलता है जो रेगुलर वहाँ पे अप्लाई करते हैं, जैसे जो फ़िश पकड़ने के लिए जो मछुआरे होते हैं, भाई मछुआरों को पता रहता है, उनको डायरेक्शन की बड़ी ही समझ होती है, भले वो पढ़े लिखे नहीं होते भाई, लेकिन उनको डायरेक्शन की बड़ी समझ होती है, ठीक है। तो उनको पता रहता है, अगर वो फंस गए ना तो उनको पता रहता है कौन सी दिशा में, उनको पता रहता है सन
के हिसाब से, सन के रेस के हिसाब से वो जो है आइडिया लगा लेते हैं कि भाई वो कहाँ पर है और उनको किस दिशा में जाना है। या वेव्स को देखकर भी वो पहचान लेते हैं कि भाई उनको किस दिशा में जाना है, वेव्स किस दिशा में है, हमें किस दिशा में जाना है, तो उनको सब समझ में आता है यहाँ पर। तो यहाँ पे कंफ्यूजिंग, बिकॉज सी है तो सी के साथ आप कनेक्ट करके देख सकते हैं भाई सी कैसा है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है यहाँ पर, है ना भाई। सी रिलैक्सिंग तो नहीं होता है, सी बिल्कुल रिलैक्सिंग नहीं होता है। हाँ, आप बीच में बैठे हैं तो बीच में बैठ के आपको रिलैक्स मिलता है भाई, लेकिन जब उसके वेव्स आना शुरू होते हैं, हाई वेव्स, तब भाई वो रिलैक्सिंग नहीं होता है। ठीक है, तो रिलैक्स हटा दीजिए, इसका जो सही आंसर है वो है कन्फ्यूज्ड। कंफर्टेबल हटा दीजिए, प्रिपेयर्ड हटा दीजिए। ठीक है, यह है कन्फ्यूज, शी डजंट अंडरस्टैंड इट एट ऑल। ठीक है, तो कन्फ्यूज इज प्रॉपर आंसर। बिकॉज देखिए मैंने कनेक्शन कैसे लगाया, सी के साथ कनेक्शन लगाया। सी क्या होता है भाई, सी बहुत ही कन्फ्यूजिंग रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कनेक्शन लगाया कि यहाँ पे कन्फ्यूज होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, ही इज़ नॉट अ ग्रेट स्कॉलर बट ही हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैप। ठीक है, ही इज़ नॉट अ ग्रेट स्कॉलर बट ही हैज़ द गिफ्ट ऑफ गैप, गिफ्ट ऑफ गैप। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बोला गया है कि भाई वो भले ही स्कॉलर नहीं है। ठीक है, भले ही स्कॉलर नहीं, जैसे अभी आपने देखा होगा कि भाई जो फिजिकली डिसेबल्ड, जो स्पेशल स्टूडेंट्स होते हैं, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, ठीक है, आपने देखा हो कि भाई भले ही वो फिजिकली डिसेबल्ड है, ठीक है, सुन नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं भाई, लेकिन उनके पास ना एक स्पेशल तरीके का गिफ्ट होता है जो आपके पास भी नहीं होता। गिफ्ट मतलब कि भाई उनको एक ऐसी एबिलिटी होती है ना जो आपके पास भी वो एबिलिटी नहीं होती है। आप हर एक फिजिकली डिसेबल्ड चाइल्ड के पास जाइए, पर्सन के पास जाइए, ठीक है, तो अगर आप किसी भी फिजिकली डिसेबल्ड चाइल्ड से मिले हैं तो भाई उनके पास ना एक अलग तरीके का एक आर्ट होता है, एक अलग तरीके की एबिलिटी होती है उनके पास, जो भाई वो हमारे पास भी नहीं पाई जाती। हम भी कंफ्यूज रहते भाई कि कैसे कर पा रहा है ये बच्चा, मेरे पास तो नहीं है भाई, मेरे पास हाथ पैर सब कुछ मेरे पास परफेक्ट दिया है भगवान ने, लेकिन तो भी मैं ये नहीं कर पाता। ठीक है, तो भाई भगवान ने कुछ चीज़ छीनी है तो भगवान ने कुछ चीज़ दी भी है वहाँ पर। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। अब गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है कि भाई कॉन्फिडेंटली स्पीक करना। क्या होता है, ही स्पीक्स वेल एंड ईजिली। ठीक है, भले ही वो स्कॉलर नहीं है, भले ही वो स्कॉलर नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छे से बोल सकता है, कॉन्फिडेंटली बोल सकता है वहाँ पर, तो इसलिए हम कहते हैं गिफ्ट ऑफ गैप। तो यहाँ पे ये वाले ऑप्शंस नहीं हैं, यहाँ पे ऑप्शन बनता है एबिलिटी टू स्पीक कॉन्फिडेंटली। तो अगर गिफ्ट ऑफ गैप आता है तो समझिए कि वहाँ पे बोलने की बात की गई है, कॉन्फिडेंस से बात करने की बात की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। दिस कार बिलोंग टू रवि बट रिसेंटली इट चेंज्ड हैंड्स। ठीक है, दिस कार बिलोंग टू रवि बट रिसेंटली इट चेंज हैंड्स। अब चेंज हैंड्स का मतलब ये नहीं है कि भाई रवि ने अपने हाथ चेंज कर दिए या कार के जो हाथ है उसको चेंज कर दिए। हाथ मतलब जो स्टीयरिंग रहती है उसको चेंज कर दिया है। ठीक है, दिस कार बिलोंग टू रवि, ये जो कार है ये रवि को बिलोंग करती है, लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है ना, उसने हाथ चेंज कर दिए। तो खुद के हाथ चेंज नहीं किए भाई उसने, ना तो कार के हाथ चेंज किए। उसने क्या किया है, पहले जब ये कार रवि को बिलोंग कर रही थी तो रवि उसका बिलोंगर था और ओनरशिप थी उसके पास। अब उसने क्या किया भाई, कार को उसने बेच दी है। ठीक है, चेंजिंग द हैंड मतलब होता है कि कार को बेच देना, कार को दूसरे के हाथों में सौंप देना, मतलब वो ओनरशिप दूसरे को दे देना। ठीक है, तो आपका यहाँ पर है चेंज ऑफ ओनरशिप। क्या है यहाँ पर, चेंज ऑफ ओनरशिप। ठीक है, ये सेंटेंस बहुत ईजी होते हैं, जो ईडियम्स और फ्रेजेस होते हैं ना बहुत ही। और देखो यहाँ पे सेंटेंस के साथ दिए तो ये तो और इजी बन गए, क्यों, क्योंकि आप कनेक्ट कर पा रहे हैं यहाँ पर क्या वो क्या बोलना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, चेंज अ ड्राइवर, चेंज ऑफ मैकेनिक, चेंज ऑफ मशीनरी नहीं आएगा भाई, आप बिल्कुल लॉजिकली सोचिए, लॉजिकली। चेंज हैंड, ठीक है, ओनरशिप चेंज किया है यहाँ पर। मैकेनिक, मशीनरी, ड्राइवर, ये सब नहीं आते आंसर्स, तो आप सेंटेंस पढ़िए और कनेक्ट करिए। तो ये वाले देखिए बहुत ईजी पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर सिर्फ ईडियम फ्रेज देते हैं ना तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए समझना, लेकिन जब सेंटेंस में दिया है तो बहुत इजी हो जा रहा है पढ़ना, बहुत इजी हो जा रहा है समझना भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ही टर्न डाउन द न्यू असाइनमेंट, ही टर्न डाउन द न्यू असाइनमेंट, ही फेल्ट दैट ही ऑलरेडी हैड टू मैनी आयरन्स इन द फायर। ही टर्न डाउन द न्यू असाइनमेंट्स, भाई ऑलरेडी उसने भाई जो असाइनमेंट्स जो है, ठीक है, पहले से उसके पास बहुत सारा असाइनमेंट्स था करने के लिए।
ठीक है। ही फेल्ट दैट ही हैड ऑलरेडी दैट ही ऑलरेडी हैड टू मैनी आयरन्स इन द फायर। पहले से ही बात उसके पास बहुत सारे न्यू असाइनमेंट्स है और उसको उसी को देख के लग रहा है कि भाई मेरे पास बहुत सारा काम है, ठीक है। टू मैनी आयरन्स इन द फायर मतलब बहुत सारा काम मेरे पास है, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो बहुत ईजी हो जा रहा है समझना। तो यहाँ पे देखते हैं हैविंग इन्वॉल्वमेंट इन इलीगल एक्टिविटीज़, नो। भाई यहाँ पे असाइनमेंट्स की बात करें हम, इलीगल एक्टिविटीज़ क्या बोलेंगे? हैविंग प्रॉब्लम्स इन कंप्लीटिंग द टास्क, नो। हैविंग फाइनेंशियल हर्डल्स, नो। हैविंग मल्टीपल टास्क्स टू कंप्लीट, ठीक है। हैविंग मल्टीपल, तो न्यू असाइनमेंट्स के बारे में बात की गई है। ही टर्न डाउन द न्यू असाइनमेंट्स मीन्स ही ऑलरेडी हैड टू मैनी थिंग्स टू डू, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा हैविंग मल्टीपल टास्क्स टू कंप्लीट, ठीक है। बहुत ही परेशान है वो। आयरन्स इन द फायर मतलब बहुत ही परेशान है, इतने सारे उसके पास जो टास्क है, असाइनमेंट्स है उसके पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। नेक्स्ट, समथिंग शुड बी डन टू स्टॉप द ब्रेन ड्रेन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट टू अदर कंट्रीज। अब ये ब्रेन ड्रेन जो है ना भाई, ये ब्रेन ड्रेन ये बहुत ही पॉपुलर वर्ड है। ब्रेन ड्रेन का मतलब मैं आपको बता दूं कि देखिए हमारे आजकल के जो यंगस्टर्स है वो क्या कर रहे हैं। हमारे आजकल के यंगस्टर्स इंडिया में रहते हैं, इंडिया में पैदा होते हैं, इंडिया में पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, इंडिया में पढ़ाई करते हैं, इंडिया का नॉलेज लेते हैं, ठीक है। और वो जो ज्ञान है वो कहाँ जाकर बांटते हैं? फॉरेन में जाकर बांटते हैं। इसे हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन। अब इससे क्या हो गया कि भाई तुम इंडिया के सिटीज़न हो, ठीक है, तुम यहाँ पे पढ़ाई किए हो, तुमने यहाँ का नॉलेज लिया है और तुम ये नॉलेज जाके तुम फॉरेन में जाकर बांट रहे हो। तो फ़ायदा यहाँ पे किसका हो रहा है? यहाँ पे फॉरेनर्स का फ़ायदा हो रहा है। नुकसान किसका हो रहा है? इंडिया का नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक जो पर्सन है वो दूर जा रहा है, ठीक है। अगर वो पर्सन यहाँ रह के वो दिमाग यहाँ पे लगाएगा तो फ़ायदा किसका होगा? भाई उसके ही कंट्री का फ़ायदा होगा। लेकिन भाई हम जो आजकल के यंगस्टर्स है भाई उनको पैसे कमाना है, उनको ज़्यादा पैसे चाहिए, तो वो क्या करते हैं? वो यहाँ से दिमाग लेके जाते हैं, वहाँ पे दिमाग जाके दे के आ जाते हैं। इसे हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन। क्या कहते हैं? ब्रेन ड्रेन। तो समथिंग शुड बी डन टू स्टॉप द ब्रेन ड्रेन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट टू अदर कंट्रीज, ठीक है। चलिए देखते हैं। मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स टू अनदर कंट्री फॉर हायर स्टडीज, ठीक है। मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स टू अनदर कंट्री फॉर बेटर प्रॉस्पेक्ट। प्रॉस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। यंगस्टर्स क्या है, इंडिया के जो यूनिवर्सिटीज़ है उस पर बिलीव नहीं करते तो वो फॉरेन में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई वहाँ पढ़ाई करेंगे, वहाँ की जो एजुकेशन है, वहाँ की जो डिग्री है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो इसलिए प्रेफर करते कि वहाँ जाके पढ़ाई करें। तो आपका जो आंसर बनता है वो है ये वाला। फॉर बेटर प्रॉस्पेक्ट मीन्स फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़। मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स टू अनदर कंट्री फॉर सिक्योरिटी, नो। मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स टू अनदर कंट्री फॉर एक्सर्शंस, नो, ठीक है। तो ये ऑप्शंस नहीं है, आपका जो है बेटर प्रॉस्पेक्ट वाला। I just need to take rest and then I will be as right as rain, ठीक है। I just need to take rest and then I will be। देखिए कभी कभी होता है ना, आपके साथ भी होता है। आप कभी कभी इतने थक जाते, इवन अगर आप ऑफिस में भी बैठे हैं, आप इतने टायर्ड हो जाते हैं, आप इतने थक जाते हो कि आपको ऐसा लगता है कि भाई एक छोटा सा नैप ले लेता हूँ मैं, ठीक है। एक 10 मिनट का, एक 15 मिनट का नैप ले लेता हूँ। और लिटरली लोगों को ऐसा होता है, वो 15 मिनट 10 मिनट का जब नैप ले लेते हैं ना, बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं? बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाते हैं वहाँ पर। तो यहीं पे बोला गया है कि आई जस्ट नीड टू टेक अ रेस्ट। मुझे बस थोड़ा सा रेस्ट, मैं बहुत ही डिस्ट्रेस में हूँ, ठीक है, मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अजीब सा लग रहा है, मैं बहुत थक गया हूँ, तो मुझे बस थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, उसके बाद मैं बिल्कुल भी भला चंगा हो जाऊँगा, बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाऊँगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा टू बी इन गुड मेंटल एंड फिजिकल स्टेट। क्योंकि भाई प्रॉपर नैप, रिलैक्सेशन आपके मेंटल और फिजिकल दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक से काम नहीं बनता है। आप मेंटली स्ट्रांग हो लेकिन फिजिकली बहुत वीक हो, आप फिजिकली बहुत स्ट्रांग हो लेकिन मेंटली वीक हो, नो। दोनों प्रोपोर्शनेट में होने चाहिए, दोनों बिल्कुल बैलेंस, मेंटल और फिजिकल दोनों बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है टू बी इन गुड मेंटल एंड फिजिकल स्टेट, ठीक है। तो आपके साथ होता है जब आप थक जाते हैं तो ना आपका दिमाग काम करता है ना आपका शरीर काम करता है, ठीक है। आपको सामने का जो प्रोजेक्ट है वो आ रहा है, उसका पता है उसका सल्यूशन क्या है, आपका प्रॉब्लम का सल्यूशन पता है, लेकिन आपका दिमाग ही इतना थका हुआ है, आपका बॉडी ही इतना दिमाग इतना थका हुआ है, इसलिए आपको वो बॉडी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है कि भाई तू बैठ और तू सोच, ठीक है।
आपका बॉडी ही इतना थका हुआ है कि आपको वो दिमाग को परमिशन नहीं दे रहा कि तू सोच बैठ कर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इक्वल होना चाहिए। तो ये सारे ऑप्शन जो है इसको हटा दीजिए। इट इज़ ऑल ग्रीक टू मी, इट इज़ ऑल ग्रीक टू मी। देखिए अब ये बिना सेंटेंस का है तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है समझना, ठीक है। जब एक सेंटेंस के साथ आता है ना, ये सिर्फ एक फ्रेज़ दिया गया है, ये सिर्फ फ्रेज़ है, लेकिन जब सेंटेंस के साथ आता है तो बहुत ही ईजी हो जाता है समझना, ठीक है। इट इज़ ऑल ग्रीक टू मी, इट इज़ ऑल ग्रीक टू मी। अब इट इज़ ऑल ग्रीक टू मतलब क्या होता है, आई कांट अंडरस्टैंड इट एट ऑल, मैं कुछ भी नहीं समझ सकता हूँ। देखिए अगर आपकी लैंग्वेज जो है, अगर आप हिंदी बोलते हैं, आप इंग्लिश बोलते हैं, आप मराठी बोलते हैं, लेकिन भाई अगर आपको, जैसे अभी आपने देखे कि कुछ जब हमने सीरीज़ के पेपर सॉल्व किए थे भाई, उसमें आपने देखी थी कि मैच द पेयर्स थे भाई, जो फ्रेंच में दिए थे, लैटिन में दिए थे, ग्रीक में दिए थे, स्पेनिश में दिए थे, तो भाई ये तो भाई तो सर के बिल्कुल परे है ना, समझ के परे है बिल्कुल। आप कितनी लैंग्वेजेस सीखेंगे, कितने लैंग्वेजेस सीखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है ना, इट्स ऑल ग्रीक टू मी, मतलब ये सब मेरे सोच के परे है, मुझे कुछ नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो आपका जो आंसर बनता है ये है समथिंग विच आई डोंट अंडरस्टैंड, समथिंग विच आई डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है। तो सही ऑप्शन आपका है समथिंग विच आई डोंट अंडरस्टैंड, इट्स ऑल ग्रीक टू मी, ठीक है। तो आप ये एक लैंग्वेज समझिए कि भाई ये ग्रीक लैंग्वेज के बारे में बात की गई है। भाई जब आपका ग्रीक लैंग्वेज ही नहीं है, ठीक है, आप वहाँ के भाई आपका ना कोई दोस्त है, ना कोई रिलेटिव है, ना आप वहाँ रहते हैं, तो भाई ये पूरा का पूरा भाई मेरे लिए बिल्कुल समझ के पार है, ठीक है, आप नहीं समझ पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आपका आंसर है आई कांट अंडरस्टैंड इट ऑल। चलिए देखिए क्वेश्चंस तो मैंने 20 ही लिए थे, लेकिन भाई ज्ञान मैंने ज़्यादा बांट दिया इसमें, तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो चुका है यार, अराउंड 1.25 घंटे का तो वीडियो बन चुका है ये, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, बट मैं जब एक बार बोलना शुरू करती हूँ तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बोलती रहती हूँ। अभी और देखेंगे मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, मैं बस बोलते जा रही हूँ, तो सॉरी फॉर दैट, आई एम हेल्पलेस, ठीक है। आपकी भी आदत होगी कि आप जब एक बार शुरू होते तो आप कंट्रोल नहीं कर पाते खुद को, तो मेरा भी यही प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए सो दिस मच फॉर टुडे, ठीक है। चलिए मैं फटाफट वीडियो अब क्लोज करती हूँ। सो चलिए वीडियो देखिए, एंजॉय करिए, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, लाइक नाउ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।